वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड एग्ज़ाम का ले लेते हैं, चाहे नीट का, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा लेक्चर है आज। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसका प्रॉफिट आपको सीधे मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दूसरा लेक्चर जिसका मेन पोर्शन होगा। आज हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, हमारा उसकी सॉलिबिलिटी, कोई भी सॉलिड हो या गैस हो तो उसकी सॉलिबिलिटी पे क्या क्या कंडीशंस लगाने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे सॉलिबिलिटी क्या होता है, उसके बाद सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, एंड देन आफ्टर वी विल सी द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, एंड लेटर वी विल सी द हेनरीज लॉ ऑफ सॉलिबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये हमको आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना 5 पॉइंट देखने हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सॉलिबिलिटी? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लिया था, क्या होता है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं, किसी भी सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है, कि वो जो सॉलिबिलिटी होगी वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी होगी उस सॉल्वेंट में। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस टाइम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस पर हमारा टेम्परेचर का कंडीशन डिपेंड करता है। प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड के डिसोल्यूशन में, बट थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। ठीक है, आइए लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। तो इन कंडीशंस को हम देखते हैं कि सॉलिड के सॉल्यूशन पे गैस और लिक्विड के क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए देखते हैं। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, पहला हमारा क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। सभी सॉलिड जो होते हैं किसी भी लिक्विड में, सभी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ओके, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर सॉल्यूट क्या होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ठीक, आई बात समझ में। और जनरली अगर मैं कह दूं तो क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है उसी में घुलता है, जो जैसा है उसी को घुलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड शुगर, ये क्या है, हमारे पोलर है, डिजॉल्व्स रेडली इन वाटर। On the other hand, naphthalene and anthracene does not dissolve in water. मतलब सोडियम क्लोराइड मीन्स नॉर्मल सॉल्ट एंड द शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से, जबकि नैप्थलीन और एंथ्रासिन नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर होते हैं और ये हमारे दोनों कैसे होते हैं, पोलर। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, ऑन द अदर हैंड नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजॉल्व्स रेडली इन द बेंजीन, बट NaCl एंड शुगर डज नॉट या डू नॉट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसमें कि नैप्थलीन और एंथ्रासिन, जो कि यह सॉल्यूट भी कैसे है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम NaCl और शुगर को डिजॉल्व करेंगे किस में, बेंजीन में, तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। वही कहने का मतलब है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी में घुलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड solute is added to the solvent and some solvent dissolves and its concentration increases in the solution, this process is known as the dissolution। सीधे सीधे अगर समझा जाए, किसी भी सॉलिड को हम या किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो डिजॉल्व होता है, और इस डिजॉल्व होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा डिसोल्यूशन। इसके अपोजिट हमारा एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है,
some solute particle in a solution collide with the solid solute particle and get separated out of from the solution। मतलब कि सॉल्यूशन में कोलाइड बन गया और वो किसी पर्टिकुलर सॉलिड से जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन फेज से बाहर निकल जाते हैं और इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना विच ऑकर इन द सॉल्यूशन फेज। ओके, चलिए, एक रिएक्शन हमारे पास है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू द सॉल्यूशन एंड दिस इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाया है, इट मीन्स दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑलवेज। ओके, a stage is reached when the two processes dissolution and the crystallization occur at the same rate। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट से होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, डायनामिक, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो सेम रेट से होता है। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशंस, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे जब तक वो स्टेबल है तब तक वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहेगा, किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का, कहाँ पे, सॉल्यूशन में। ठीक है, आई बात समझ में। आइए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट देखने लायक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जब लिक्विड में किसी सॉलिड को डिसॉल्व किया था तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो बहुत इफेक्ट करता है उसको। क्या इफेक्ट करता है ये देखते हैं। लेट अस कंसीडर द एबव इक्विलिब्रियम, मतलब जो एबव डायनामिक इक्विलिब्रियम था, दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये क्या है, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। इन जनरल इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेशन के करीब होगा, तब क्या होगा, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मतलब क्या होता है कि अब वो डिजॉल्व होना नहीं चाहेगा। ठीक है, सैचुरेशन होने के बाद वहाँ पे जब हम हीट देंगे, मतलब अब हीट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही बोल रहा है द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज नाउ एंडोथर्मिक, मीन्स डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव। द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या इफेक्ट है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। मतलब अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आई बात समझ में। उसी के अपोजिट इफ़ इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वो सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है और वो हीट इवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स this dissolution is exothermic process. This means delta H of solution is less than 0, that means delta H is equal to minus, in negative the solubility should decreases। अब वहाँ पे अगर हम अदर एक्स्ट्रा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या हीट इंड्यूस करते हैं, हीट को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। दो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, इनको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। इट इज़ बिकॉज सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड द प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द प्रेशर। जबकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता एक्स्ट्रा प्रेशर को अप्लाई करके। इसीलिए वहाँ पे उसकी डिसोल्यूशन में, सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। Many gases dissolves in water and the oxygen dissolves only to a small extent in the water। मतलब क्या हुआ, बहुत सारी गैसेस जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। बात करें अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कुछ हद तक थोड़े से अमाउंट में वाटर में डिज़ोल्व होती है, और वही वाटर में जो डिज़ोल्व होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर रेस्पिरेशन। ओके, आई बात समझ में।
ऑन द अदर हैंड HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl गैस क्या होता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। देन solubility of gas in liquid that is greatly affected by the pressure and temperature। जब गैस की solubility की बात करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर लिक्विड में, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर उसको ग्रेटली अफेक्ट करता है। ठीक है, द solubility ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ उस गैस की, उस पर्टिकुलर लिक्विड में उसकी solubility क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर देखिए, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये हमारा पहला फिगर है और ये हमारा दूसरा फिगर है। तो नीचे का जो है ये सॉल्यूशन पोर्शन है, ऊपर हमने केवल एयर फिल किया हुआ, जो गैस उसको डिसॉल्व करना है। ठीक है, और उसको एक सील्ड चैम्बर है, मतलब पिस्टन लगा हुआ है और उसके ऊपर हमने वेट लगा दिया। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी आर अप्लाइंग द प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम है, वेट कम लगाया हमने तो प्रेशर भी कम है। तो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि थोड़ा सा जाएगा थोड़ा सा बाहर आएगा, तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ भी मेंटेन है। और दूसरे फिगर की बात करते हैं, यहाँ पे हमने ढेर सारा प्रेशर अप्लाई किया है। क्या किया है, ढेर सारा प्रेशर अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो इसके कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक, आइए बात समझ में। तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। उसको जितना चाहें उतना कंप्रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद वो लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ प्रेशर लगा दिया, वहाँ से कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पे पिस्टन क्या होगा, सॉल्यूशन के बहुत करीब होगा। और यहाँ पे जो पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, वो सॉल्यूशन को स्ट्राइक करेगा एंटर करने के लिए और निकलने के लिए। इसके कंपैरिजन में उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही फिगर है, आगे मैं समझाऊंगा इसको। यहाँ पे हमने दिखाया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस अबव द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन दैट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे गैस उस सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, आई बात समझ में। आइए देखते हैं। इन फिगर ए द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, ठीक, एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P। ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम में जो गैस भरा है उस पर प्रेशर P हम अप्लाई कर रहे हैं एंड द टेम्परेचर इज T। ओके, assume this system is to be in a state of dynamic equilibrium, that is under these conditions a rate of gases particle entering and leaving the solution phase is the same। पहला सिस्टम जो हमने बनाया वो ठीक है, समझ में आ गया, नॉर्मल हो गया। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू ए स्मॉलर वॉल्यूम इन फिगर बी। अब मैंने उसी सिस्टम में जब प्रेशर और बढ़ा दिया तो वो क्राइटेरिया फिल करता है कंडीशन बी की, जो मैंने बी फिगर बनाया हुआ है। ठीक, उसमें क्या हुआ है, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट। मतलब क्या हुआ, प्रेशर हमने अप्लाई किया, वहाँ पे जितना पार्टिकल था उस पर्टिकुलर बड़े वॉल्यूम में, अब नए प्रेशर अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो वो और क्या बढ़ा देता है, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल, वो रेट भी बढ़ा देता है जिससे गैसियस पार्टिकल सॉल्यूशन के सरफेस को स्ट्राइक करते हैं उस सॉल्यूशन में एंटर करने के लिए। ठीक है, now the solubility of the gas will increases until the new equilibrium is reached। ये solubility of gas जो तब तक बढ़ेगा जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाता। और वो रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस एबव द सॉल्यूशन एंड दिस इंक्रीजेज द solubility। ये हमको उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या मिलता है, जब तक उसका solubility उसका नया इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाता, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है और सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड गैस का अमाउंट भी बढ़ जाता है। यह हमारा उसका क्या होता है, रिजल्ट और उसका कॉन्सिक्वेंस मिलता है। ठीक, अब देखते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इस सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। Henry was the first to give the quantitative relation between the pressure and the solubility of a gas in a solvent, which is known as the Henry law।
हेनरी एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किसके किसके बीच में, प्रेशर और गैस की उस सॉल्युबिलिटी के बारे में। उन दोनों के बीच में पहला रिलेशन किसने दिया था, हेनरी ने। द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। इन्होंने क्या कहा था कि सॉलिबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब कि जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उस गैस की सॉलिबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बढ़ेगी। ठीक, आई बात समझ में। आइए, इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे डाल्टन, जिन्होंने सेपरेटली अपना एक नया थ्योरी दिया था उसी सॉलिबिलिटी के बारे में लेके, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इन्होंने क्या बोला कि सॉलिबिलिटी जो फंक्शन होता है वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपना सेपरेटली दिया था इंडिपेंडेंटली, कोई उनसे लेना देना नहीं था। ठीक है, तो दोनों लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में अलग अलग बातें कही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या निकलता है कॉन्सिक्वेंस इन दोनों के बीच का। इफ़ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज द मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब उन्होंने पार्शियल प्रेशर का फंक्शन बात किया, उन्होंने सिर्फ प्रेशर की बात की। अब हम उनकी जगह पे क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, उस पर्टिकुलर गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसके प्रोपोर्शनल में होता है। कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ द हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। हेनरी लॉ का फाइनल स्टेटमेंट क्या था, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और काई और एक्स ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे KH क्या है। KH हमारा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक, जैसे जैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लॉट फिक्स किया है, किसके किसके बीच में है ये, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, स्लोपी स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन O से जाता है। ठीक है, तो प्लॉट क्या हमको शो करता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बीच में प्लॉट है द स्लोप ऑफ द लाइन इन द हेनरी लॉ कांस्टेंट। मतलब इसका स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा निकालते हैं, जो हमारा टैन थीटा की वैल्यू आएगी वो स्लोप होगा, और वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, KH मीन्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में। आइए, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सेम रखते हैं, उसी टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस का जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो अलग अलग होता है। दिस सजेस्ट दैट KH इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। KH किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। मतलब क्या हुआ कि KH ऑफ द गैस जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। KH बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। ठीक, ये हमारा बात हो गया KH के बारे में और हेनरीज लॉ के बारे में। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। हेनरीज लॉ फर्स्ट सेवरल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फेनोमेना। हेनरीज लॉ का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और प्लस बायोलॉजिकल क्या एप्लीकेशन है, वो क्या क्या फेनोमेना शो करता है उसके डिपेंड करता है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला देखते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये क्या हुआ,
कि ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। हम लोगों ने देखते हैं कोक लेते हैं, थम्स अप लेते हैं, पेप्सी लेते हैं, ड्यू लेते हैं, उसमें क्या होता है CO2 होता है, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड मतलब उस वाटर में CO2 को डिजोल्व किया जाता है एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर में हमने CO2 को डिजोल्व कर लिया और उस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या सोडा वाटर हो गया, उसमें क्या करता है हाई प्रेशर पे गैस को उसमें भरा जाता है और अंडर हाई प्रेशर गैस को उस बॉटल को सील किया जाता है ताकि उस CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ी रहती है, ठीक है। जैसे हम ओपन करते हैं देयर इज लीकेज ऑफ गैसेस। जब आप लोगों ने सभी लोगों ने उसको फील किया होगा, जब सोडा वाटर के बॉटल खोलते हैं या फिर किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक गैस का प्रेशर आता है बाहर की तरफ जो कि बहुत साउंड इफेक्ट देने के बाद बाहर आता है, ठीक है। दैट इज द कंप्रेस्ड गैस। वहाँ पे क्या होता है हाई प्रेशर पे फील्ड होता है जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस CO2 की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हेनरी लॉ का पहला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, ठीक। अब देखते हैं बायोलॉजिकल स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडर वाटर में डाइविंग करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ सर्च करना हुआ या कोई फिशिंग के लिए करते हैं, कोई इन लोग का शौक होता है उनका, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग होती है। तो यहाँ पे क्या बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप अप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो इनके ऊपर लोड ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वो लोड ऑफ वाटर क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है और जब ये एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रीद करते हैं तो उस हाई प्रेशर की वजह से वो गैस उनकी ब्लड में डिजॉल्व होने लगती है, ठीक है। डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वहाँ प्रेशर है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एट दैट मच हाई प्रेशर, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही ये ऊपर आने लगते हैं, व्हेन द डाइवर्स कम टूवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। प्रेशर घटता है। नाउ दिस टाइम दिस रिलीजेज द डिजॉल्व्ड गैसेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नॉट ओनली नाइट्रोजन, दैट इज द बबल्स ऑफ द गैसेज, ओके। तो ये क्या करता है, ब्लड में बबल्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो अब वो गैस बाहर निकलेगी, ठीक, जो कि ब्लड में डिजॉल्व हुआ था एट दैट मच हाई प्रेशर, ठीक है। ब्लड में क्या हुआ, बबल्स बन गए, किसकी, गैस की। नाउ दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज द बेंड्स, ठीक है। बेंड्स एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बबल्स क्या करते हैं कि आपकी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इनको बहुत पेन होता है वहाँ पे, विच आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ, और ये लाइफ जाने का खतरा भी होता है, डेंजर होता है, ठीक है। चलिए, टू अवॉइड द बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन, जबकि बाहर कितना होता है 70%। उसके बाद 32.1% ऑक्सीजन, बाहर 23% होता है, तो उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया जाता है 32%, ठीक है। तो डाइल्यूटेड एयर लेके जाते हैं सिलेंडर में ताकि बेंड्स का प्रॉब्लम ना आए, और जो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट है नाइट्रोजन का जो कि ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है हाई प्रेशर पे, वो भी ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया, नाइट्रोजन को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स का एक मेडिकल कंडीशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स के ऊपर लेके हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ऊंचाई पे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, और जब हम हाई एल्टीट्यूड कई पहाड़ों पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, ठीक है, ग्राउंड के कंपैरिजन में। दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और द क्लाइंबर्स।
वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कहाँ पे, हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में, जो कि उस हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं या फिर जो वहाँ पे माउंटेनिंग क्लाइंबिंग करने के लिए गए हैं, उनकी ब्लड में और उसके टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, उनको कमज़ोर कर देता है। अनएबल टू थिंक, सोचने के लिए भी कमज़ोर हो जाते हैं, वो सोचने की क्षमता चली जाती है। एंड क्लियर विजन नहीं हो पाता है। सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशंस नोन एज द एनॉक्सिया, और उनमें एनॉक्सिया की कंडीशंस को, सिम्टम्स को शो करने लगता है। ठीक है, क्या क्या होता है वहाँ पे, कमज़ोर भी हो जाते हैं, क्लियरली उनको दिखाई भी नहीं देता है, ऊपर से सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, और एनॉक्सिया के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, हाई एल्टीट्यूड पे हम जब जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का या गैसेस का डिजॉल्वनेस होता है, जो डिजोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू में कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स और हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले पीपल वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। ठीक है, तो ये हमारे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हेनरीज लॉ। ये क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन द लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये क्या बोल रहे हैं, जब किसी सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है, जब वहाँ पे टेम्परेचर को अप्लाई किया जाता है, हीट को अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उस पर्टिकुलर लिक्विड में वो कम हो जाती है, क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हेनरीज लॉ था। आज का वीडियो छोटा है, इतना ही। ठीक है, तो आगे हम लोग अलग राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज को वहाँ पे ड्रॉप कर दें, मैं उसको आंसर करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।